Hello everyone, my name is Yash Poonyan and in this video we are going to look at the solution of the problem de Bruijn sequence। ये आपका क्या CSES के प्रॉब्लम सेट में आपको मिल जाता है प्रॉब्लम ग्राफ सेक्शन के अंदर। तो आज यार इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और काफ़ी एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे, जर्नलाइज तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे कि ये जो de Bruijn सीक्वेंस जो है वो इन जनरल क्या होता है, हमारा क्या सीक्वेंस होता है और उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है। CSS में जो है ये एक इस तरह का इस प्रॉब्लम का एक सबसेट दिया हुआ है, एक जर्नल मतलब कि एक पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने दिया गया है, पर हम एक जर्नलाइज केस के लिए यहाँ पे देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डी ब्रॉन सीक्वेंस हमारा क्या होता है। और अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो हम क्या सी एस की पूरी प्लेलिस्ट कर ही रहे ग्राफ सेक्शन के ऊपर, और बाकी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं लगभग सारे ही करवा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आप उन्हें भी क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यार इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्योंकि यार ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है अपने आप में, अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है यार सही में, और आप सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ को मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं और आपको क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हमें बोला क्या गया है। हमें एक मिनिमम लेंथ का बिट स्ट्रिंग बनाना होगा। हाँ, बिट स्ट्रिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है। बिट स्ट्रिंग जिसमें कि हमारे पास सिर्फ ज़ीरो और वन की मदद से हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, उन्हें हम बिट स्ट्रिंग बोलते हैं। ये तो आपके लिए आपको क्लियर ही होगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बिट स्ट्रिंग का यूज़ किया गया, मतलब कि हमारे पास एक तरह से आप बोलो के की वैल्यू टू है, मतलब कि हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स बोल लो या कैरेक्टर्स यूज़ कर लो बोल लो, उसमें हम क्या है सिर्फ दो कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट यूज़ करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बट मैं आपको के की वैल्यू 36 तक बताऊंगा, जिसमें कि हमारे 1 to n सारे नंबर्स या कैरेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, 0 to 1 to n हमारे पास जो भी होते हैं। और उसके बाद हमारे A to Z हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स होता है वो भी हमारे पास आ जाता है। तो मैं वो जनरलाइज तरीका आपको बताऊंगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास के की वैल्यू टू होती है, बट हम के की वैल्यू 36 तक सारे वो देखेंगे कि सभी अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, वो बिट स्ट्रिंग हमें कैलकुलेट करनी होगी। वो किस तरह से करनी होगी, हमें एक एन की वैल्यू दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल टू। तो एन के सारे सब स्ट्रिंग्स क्या हो सकते हैं, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो एंड वन वन। मतलब कि के की वैल्यू टू थी, मतलब कि मेरे पास अल्फ़ाबेट्स कौन हुए, जीरो और वन हुए, तो जीरो और वन की मदद से मैं टू लेंथ के कितने सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, मैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन बना सकता हूँ। तो डी ब्रॉन सीक्वेंस क्या होगा, डी ब्रॉन सीक्वेंस होगा, आप इसे एक तरह से विच इज़ लाइक ये हमारा क्या एक तरह से डी ब्रॉन सीक्वेंस हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ये हमारा डी ब्रॉन सीक्वेंस हो जाएगा एन की वैल्यू टू के लिए। ये हमारा डी ब्रॉन सीक्वेंस कैसे हो जाता है, अब आप मैं क्या आपको और अच्छे तरीके से हम नीचे समझाऊंगा मैं कि डी ब्रॉन सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमारे पास क्या है, बिट स्ट्रिंग है, मतलब कि जीरो और वन के कैरेक्टर्स की हेल्प से हमें काम करना होगा। उसके बाद एन की वैल्यू टू है हमारे पास, तो मतलब कि हमारे पास दो लेंथ के इन कैरेक्टर्स की मदद से कौन कौन से सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं और उनकी मदद से हमें एक डी ब्रॉन सीक्वेंस बनाना होगा। और हम कोई भी वैलिड सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या है, कंस्ट्रेंट्स में आप देखोगे तो 15 तक ये हमारे पास जाती है, और एन ही हमें दिया जाएगा क्योंकि के की वैल्यू टू यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में फिक्स है। पर हम क्या जनरलाइज तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ आती है, डी ब्रॉन सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। अब क्या होता है यार, आप एक अल्फ़ाबेट का कोई भी साइज हो सकता है। मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स बोले यार 1 to 9 भी हो सकते हैं, A to Z भी हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। तो उन अल्फ़ाबेट्स का फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू टू है, तो हमारे पास क्या है, जीरो और वन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। अब उन अल्फ़ाबेट्स की मदद से हमें क्या है, एक लेंथ एन बनानी है जिसके अंदर सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यार एन की वैल्यू थ्री है, के की वैल्यू टू है, तो मेरे पास पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे मेरे पास है, लाइक जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो। इस तरह से हमारे पास क्या होने वाले हैं। तो अब आप एक काम क्या करो कि आप इन सभी सबस्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके एक नया सीक्वेंस बना दो कि इस सीक्वेंस से मैं ये सारे सबस्ट्रिंग्स को जनरेट कर पाऊँ। मतलब कि ये जितने भी मेरे पास सबस्ट्रिंग्स हैं, ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में या इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एटलीस्ट मतलब कि सिर्फ वंस बार आ रहे हो, सिर्फ एक ही बार ये यहाँ पर आ रहे हो। अब कैसे ये एक ही बार आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कैसे है। ये हमारे पास क्या सीक्वेंस होने वाला है, ये जब हमारे पास एन की वैल्यू थ्री है, के की वैल्यू टू है, मतलब कि मेरे पास जीरो और वन ही कैरेक्टर है। तो ये हमने क्या सीक्वेंस बनाया। अब आप देखोगे पहली सब स्ट्रिंग हमारी जीरो 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 यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम एक स्किप करते हैं विच इज़ दिस, जीरो जीरो वन हमारे पास दूसरी सब स्ट्रिंग आ जाती है। उसके बाद मेरे पास क्या है, जीरो वन जीरो, आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो वन जीरो आ गया, फिर वन जीरो वन आ गया हमारे पास, फिर जीरो वन जीरो आ गया। तो ये क्या हमारी क्या है, एक ऐसी शॉर्टेस्ट हमें स्ट्रिंग बनानी होगी जिसमें कि वो सारे सब स्ट्रिंग्स हमारे आ जाएं। अब जैसे कि यार हमने एन की वैल्यू टू के लिए भी देखा था ऊपर, तो एन की वैल्यू टू के लिए हमारे पास सीक्वेंस जिस तरह से बन रहा था,
एन की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास क्या था, लाइक 0 0 1 1 0 था हमारे पास, पर हमारे पास सबस्ट्रिंग्स क्या था, 0 0 था, 1 1 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है, 1 1 होता है। तो आप देखोगे 0 0 यहाँ पर आ गया, 0 1 हमारे पास आ गया, 1 1 हमारे पास आ गया, एंड 1 0 हमारे पास आ गया। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, मतलब कि ये हमारी एक शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है, इससे छोटी हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकती। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने भी सबस्ट्रिंग्स हो सकते थे, पर्टिकुलर हमारे कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स की मदद से एन लेंथ के जितने भी सबस्ट्रिंग्स हो सकते थे, वो सारे सबस्ट्रिंग्स यहाँ पर एक बार आ रहे हैं, लाइक दे आर कमिंग वंस। एक बार हमें वो आ रहे हो, मतलब उसके सबस्ट्रिंग में आप देखोगे तो उसी को हम क्या है, डी ब्रॉन सीक्वेंस बोलते हैं। आप और थोड़ा सा क्या स्टोरी लाइन अप पे सोचना चाहो तो फॉर एग्जांपल आप एक पासवर्ड बनाना चाहते हो, मतलब कि आपके पास कोई लॉक है, लॉक के पास कितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं, आप उन सभी पैटर्न्स को ज्वाइन करके आपने एक क्या है, नया पासवर्ड बना दिया, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड हो सकता है। तो मतलब कि एक थोड़ा सा एप्लीकेशन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का होता है, आप विकिपीडिया वगैरह पे देख सकते हैं। बट हमें क्या है, अभी प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, सीक्वेंस बनाने पे ध्यान देते हैं। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा सीक्वेंस है क्या हमारे पास। सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरे पास सिर्फ 0 और 1 थे, हो सकता है 1 to 9 हो, A to Z हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। उनकी मदद से एन, जो भी हमारी एन लेंथ है, उस लेंथ के मैं कितने सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, और जितने भी मैं उस एन लेंथ के सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, उनसे मुझे एक नई स्ट्रिंग बनानी होगी, जो कि मिनिमम लेंथ की होगी, जिसमें वो सारे सबस्ट्रिंग्स एक बार आ रहे होंगे। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा एक्चुअल में डी ब्रॉन सीक्वेंस होता क्या है। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। प्रॉब्लम अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा सा यार आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट आप बने रहोगे लास्ट तक तो आई प्रॉमिस यार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डू यू फील गुड आफ्टर दिस? तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी हमारे पास लाइक ये वाला फॉर्मूला क्या, मैं आगे आपको समझाता हूँ। के की पावर एन प्लस एन माइनस वन क्या है, हमारे पास लेंथ आती है। के की पावर एन हमें क्या बताती है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बनेंगे, या जो भी मेरे पास सबस्ट्रिंग्स होंगे, वो तो के की पावर एन ही होंगे ना। के हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट का साइज़ है, उसके बाद एन लेंथ के हमें सबस्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो के की पावर एन नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स तो मेरे पास होने ही वाले हैं। सो दैट्स वाई लाइक अगर आप इस वाले सीक्वेंस में देखो तो हमारे पास क्या है, के 2 था, एन 3 था, तो 8 लेंथ तो मेरे पास आएगी आएगी, क्योंकि इन सबको मर्ज करोगे तो भी इतनी लेंथ आएगी आएगी, विच इज़ द मिनिमम। प्लस एन माइनस वन हमारे पास आता है, एन माइनस वन इज़ 2, तो आप देखोगे 10। तो मतलब कि ये जो आप सीक्वेंस देखोगे, जो भी आप सीक्वेंस देखोगे, डिब्रॉन सीक्वेंस हमारा बनता है, जो भी मिनिमम लेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है के की पावर एन प्लस एन माइनस वन। कैसे आएगा ये फॉर्मूला, वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल लाइक अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्स, बट अभी के लिए समझने के लिए आप बस देखिए। मैंने आपको इसमें दिखा भी दिया कैसे 10 हमारी लेंथ आ रही है, यहाँ पे 10 ही हमारी लेंथ आती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यार हमने लास्ट वीडियो में जब हमने मेल डिलीवरी देखा था, तो हमने यूलेरियन पाथ और यूलेरियन साइकिल देखा था, और हम क्योंकि ग्राफ से कर रहे हैं, यहाँ पर भी ग्राफ ही यूज़ होने वाला है। तो कैसे यार ग्राफ और यूलेरियन पाथ की मदद से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं यार, एक पैटर्न, मतलब कि एक तरीका होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। वो क्या बोलते हैं कि यार आप नोड्स बनाओ, नोड्स बनाओ, जो भी हमारे सबस्ट्रिंग्स हैं एन माइनस वन लेंथ के, जितने भी मेरे पास सबस्ट्रिंग्स हो सकते थे, उन सबसे आप क्या है, नोड्स बना लो ग्राफ के, और उसके हिसाब से आप काम करो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू मेरे पास 3 थी, के की वैल्यू 2 थी, तो वो क्या बोल रहे हैं यार, एन माइनस वन इज़ 2, तो 2 लेंथ के कौन कौन से सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं 0 और 1 से, तो वो कौन कौन से हो सकता है हमारे पास, 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1। तो अब इन्हें क्या करो, नोड्स बना दो ग्राफ के। ये हमारे नोड्स हो गए ग्राफ के। अब हर नोड से आप क्या है, एजेस लगा लो। एजेस कौन से होते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, एजेस लगा लो, और वो हमारे जो एजेस होंगे वो हमारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 0, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं, दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कि और मेरे पास अगर अल्फ़ाबेट्स होते तो मैं एक और एज निकालता उस अल्फ़ाबेट के लिए, और उन्हें क्या है, आप अपेंड कर दो। फॉर एग्जांपल अपेंड करने का मतलब सिंपल ये है, मैं 0 0 से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास दो एजेस हो सकती हैं, एक मैं 0 पे जाता हूँ और एक मैं 1 पे जाता हूँ। अब जो मेरा अलग दूसरा नोड होगा उसकी लेंथ भी n माइनस टू ही होगी, पर क्योंकि मुझे सीक्वेंस बनाना है, तो आप बस एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपेंड करो। इस पर्टिकुलर नोड में मेरे पास क्या स्ट्रिंग थी, 0 0 थी, प्लस मेरे पास नया कैरेक्टर आया 0, आप उसे ऐड करोगे तो आपके नई सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 0 0 0। उसके लास्ट के दो स्ट्रिंग्स लगा लो फिर से। तो जब आप 0 पे चलोगे तो आप इसी नोड पे दोबारा से वापस आ जाओगे, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको पास यही दोबारा से मिल जाएगा। और 0 0 में आप उन्हें 1 ऐड किया तो नई स्ट्रिंग हमारी क्या बन गई, 0 0 1। आप देख लो ये सब स्ट्रिंग ही बन रही है, जो हमारी n माइनस वन वाली सब स्ट्रिंग्स थी उनमें हम 0 और 1 को ऐड करके जो भी हमारे
डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, हम उन्हें ऐड करके क्या नई सबस्ट्रिंग्स बना रहे हैं, बस यहाँ पर और कुछ हम नहीं कर रहे। तो बस उसके लास्ट के अपने वो डिजिट्स देखे विच इज़ लाइक 0 1, तो आपको यहाँ से पता लगता है 0 0 से मैं 1 वाले एज को अपेंड करता हूँ, तो मैं 0 1 वाले नोड पर चला जाता हूँ। इसी तरीके से यार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में। n-1 की जो भी हमारी सबस्ट्रिंग्स होंगी उन्हें आप क्या नोड्स बना दो, और जो हमारी एजेस होने वाली है, एजेस के लिए आप क्या करो, जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 0 टू k हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होने वाले हैं, k-1 0 टू k-1, उन सभी पर आप जाइए और उन पे उन्हें ऐड कर दीजिए सिंपल, लाइक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास, और फिर उनसे उन्हें अपेंड करके जो भी हमारे पास n-1 के दोबारा से सबस्ट्रिंग बनती है उस नोड पर आप चले जाइए। तो जब हम फाइनली सबस्ट्रिंग बना रहे होंगे तो हम क्या है यूलेरियन पाथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे यूलेरियन पाथ? अब आप एक चीज़ चाहोगे ना यार, यूलेरियन पाथ हमें क्या बोलता है, यूलेरियन सर्किट हमें क्या बोलता है, यूलेरियन पाथ बोलता है कि यार सारी रोड्स को एक बार विजिट करो। अब हम यही तो चाहते हैं कि सारी रोड्स को एक बार विजिट करें, तभी तो हमारे पास क्या है सारे तरह के सबस्ट्रिंग्स बन जाएंगे। आप 0 0 में 0 ऐड करोगे तो आप 0 0 पर आ गए, पर आपने क्या है इस वाली एक बार रोड को ट्रैवल कर लिया, फिर एक बार आपने 1 वाले पर ट्रैवल करके आप यहाँ पे चले गए, फिर 1 वाले को ट्रैवल करके आप यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से हमें क्या है यूलेरियन पाथ यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या फाइनल डिब्रॉन सीक्वेंस मिल जाता है। कैसे यार, वही वाली चीज़ है। अब मैं 0 1 पे हूँ तो मैं 0 1 से मेरे पास दो पाथ होते हैं, या तो मैं 0 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास नया स्ट्रिंग क्या होगा 0 1 0, जो कि एक नई सब स्ट्रिंग है, पर उसके लास्ट में हमारे पास क्या 1 0, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद 0 1 में मैं 1 ऐड करके मेरे पास नई सब स्ट्रिंग 0 1 1 बन सकती है। उसके लास्ट के दो आप सब स्ट्रिंग देखोगे लेंथ वाले, तो वो ये होता है 1 1। मैं 0 1 से यहाँ पर आ सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है यार, मैं सारी रोड्स को ट्रैवल कर देना चाहता हूँ, सारी रोड्स को ट्रैवल करने से और एक ही बार करना चाहता हूँ, वन से करना चाहता हूँ। और ट्रैवल करने से क्या होगा, मैं अपेंड कर पाऊंगा उन्हें, और अपेंड करने के साथ में क्या सबस्ट्रिंग बना पाऊंगा, जो भी मेरी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हो पाएंगी मैं उन सारी सबस्ट्रिंग्स को बना लूँगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से। और उसके लिए हमारे पास सिंपल आता है यूलेरियन पाथ, और यूलेरियन पाथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं, और मैं आपको बस यहाँ पे भी समझा देता हूँ। यूलेरियन पाथ सिंपल हमें बोलता है कि आप हर रोड को सिर्फ एक ही बार विजिट करके सारी रोड्स को ट्रैवल कर लो। आप किसी भी नोड को क्या है मल्टीपल टाइम विजिट कर सकते हो, बट वही हमारा क्या यूलेरियन पाथ क्या बोलता है, जो हमारा स्टार्टिंग नोड है और जो हमारा फिनिश लाइक एंडिंग नोड है वो डिफरेंट होते हैं, उसे हम यूलेरियन पाथ बोलते हैं। वो सेम हो जाता है तो यूलेरियन सर्किट बोल देते हैं। तो एक ही बात है, यूलेरियन पाथ निकाल लो यहाँ पे अगर पाथ है, क्योंकि ये क्या डिफरेंट है। हो सकता है जब हम कैलकुलेट करते हुए हम 0 0 पर ही वापस आ जाएं, तो एक ही बात हो जाएगी वहाँ पे यूलेरियन पाथ या सर्किट वाली, पर हमें पता होना चाहिए कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं और ग्राफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये यार थोड़ा समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी आप सीपी हैंडबुक से वैसे मैंने ये एग्जांपल उठाया हुआ है, आप देखना चाहो तो मैं क्या डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, पर वो डायरेक्टली आप पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपको उसे डायरेक्टली पढ़ के समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरह से भी समझा पाऊँ अपनी तरह से, जो भी मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँ आपकी इस चीज़ में। तो देखते हैं यार, बस यूलेरियन सर्किट और पाथ मैंने लिखा भी इसीलिए ज़्यादा हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर पाएँ चीज़ों को, और आप अपने क्या नोट्स वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो। यहाँ पर एक चीज़ वही आती है कि यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट कैसे करता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट करने के लिए मेरे पास क्या है, डिग्री क्या है ईवन होनी चाहिए। अब डिग्री ईवन के लिए आप एक चीज़ देखोगे कि हर नोड के लिए के आउटगोइंग एजेस है हमारे पास एंड के इनकमिंग एजेस है। तो यूलेरियन पाथ या सर्किट होने के लिए हमारे पास इन डिग्री और आउट डिग्री सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में कि इन डिग्री और आउट डिग्री क्या है सेम हो, तो वहाँ पर हम क्या यूलेरियन पाथ और साइकिल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता ही है यार के इनकमिंग है और के आउटगोइंग है, क्योंकि हर नोड से हम सारे डिजिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और हर हर पर्टिकुलर नोड तक हम आ भी हर डिजिट से रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या क्लियरली हो जाता है कि हम यहाँ यूलेरियन पाथ या सर्किट हम यहाँ पे लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यार कैसे हम ग्राफ को बिल्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि यार वो वाला हमें ग्राफ भी बिल्ड करना है, तो एक अप्रोच तो वो है यार आपकी सबके सबस्ट्रिंग्स निकालो और फिर आप सारे सबस्ट्रिंग्स की मदद से इस तरह से क्या नोड्स बना के और उस तरह से काम करो, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक नई चीज़ यहाँ पर हम सीख लेंगे। तो आप एक काम करो कि हमारे पास नोड्स कितने बनने वाले हैं, जो हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर ग्राफ में मेरे पास कितने नोड्स होने वाले हैं, आप उस चीज़ को एक बार सोचने की कोशिश करो। मेरे पास n-1 मेरी लेंथ के लिए, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैंने आपको बोला है यार नोट्स बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं n-1 लेंथ के लिए हम के इक्वल के से n-1 के हम कितने
सब स्ट्रिंग्स बना सकता है, उसके हिसाब से हमारे नोड्स होंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास नोड्स होंगे, अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो के की पावर n माइनस वन होंगे मेरे पास, के की पावर n माइनस वन एंड माइनस वन के की पावर, अगर अब मेरे पास n की वैल्यू 3 थी, के की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो मेरे पास नोड्स कितने हो सकते हैं, 0 टू के की पावर मेरे पास n माइनस वन विच इज़ 2 माइनस वन एंड 2, सो 0 टू 3 एंड 0 टू 3 मेरे पास क्या बता था, 0 1 2 एंड 3, और मेरे पास चार ही नोड्स थे उसमें। अब चार नोड्स को आप कैसे बोल सकते हो यार, जीरो जीरो क्या हुआ मेरा, जीरो जीरो वाला हो गया, ये जीरो वन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, वन जीरो नोड हो गया, ये मेरा वन वन नोड हो गया। तो इस तरह से एज में रिप्रेजेंट करने की जगह हमने क्या नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और विच इज़ लाइक जीरो टू थ्री वाले नंबर्स, कि ये जो है जीरो से मैं इस वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं वन से इस वाले को, टू से मैं इस वाले को, थ्री से मैं इस वाले नोड को। तो मैंने क्या वो अलग से सबस्ट्रिंग और वो वाले कॉम्प्लिकेट करने की जगह, जैसे हम नोड्स को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से हमने क्या इस बार भी रिप्रेजेंट कर लिया, और कैसे मेरे पास कितने डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स आ सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है के की पावर n माइनस वन, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हमने माइनस वन किया, आप वरना वन से के की पावर n माइनस वन तक जा सकते थे, विच इज़ लाइक 1 2 3 4 से आपके पास इंडेक्स आ जाते। पर हमेशा क्या जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग सेफ रहती है थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारे पास, तो हमने वहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से ये कैलकुलेट कर लिया मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स क्या आ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक जीरो जीरो मेरा जीरो है, जीरो वन मेरा वन है, वन जीरो मेरे पास टू है, एंड वन वन मेरे पास थर्ड नोड है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि यार ये मेरे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होने वाले हैं। अब एक नोड से फॉर एग्जांपल अगर मैं अब u से v पे जाना चाहता हूँ, मैं u से किसी v नोड पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हमारी नेक्स्ट नोड है v है हमारे पास, तो उसे कैलकुलेट किया जाता है v इक्वल्स टू यू टाइम्स के एंड प्लस डी, एंड आप इसका मॉड्यूलो कर देते हो विच इज़ के की पावर n माइनस वन, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलो करते हैं तो साइकिल में हमारा काम चलता है, अगर ये फार्मूला से हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू भी आती है तो हम क्या है इसी में जीरो वन टू थ्री वाली वैल्यूज़ में क्या साइकिल करते रहते हैं, वो एक बड़ी वैल्यू पर नहीं जाते। सो दैट्स वाई हम क्या मॉड्यूलो ले लेते हैं। ये फार्मूला कैसे आता है वो भी मैं आपको डिराइव कर देता हूँ आगे चल के, और कैसे हम क्या नेक्स्ट नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप रीड करोगे तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो रीड करने के लिए हम जब एक्चुअल में अब ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम एक तो नेक्स्ट नोड उसका स्टोर करके रखेंगे और डिजिट स्टोर करके रखेंगे। डिजिट क्योंकि यार हम जीरो वन में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैंने अब यहाँ पे आपको लिए डिजिट ही लिख दी है। अब कैसे यहाँ पे काम होगा, नेक्स्ट नोड अगर मुझे कैलकुलेट करना हुआ, आप ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए, मैंने यहाँ पे ये वाला आपके क्या ऊपर से लिया है वो मैं नोट्स वगैरह जो भी हमने रिप्रेजेंट किए थे। तो अब क्या यार एक चीज़ देखते हैं कि हम u इक्वल्स टू वन पर, u इक्वल्स टू वन मतलब हम जीरो वन वाले नोड पर है, तो जीरो वन वाले नोड से मैं कौन कौन से नोड्स पर जा सकता हूँ, मैं अब कैसे कैलकुलेट करूँगा। मैं जीरो वन वाले नोड पर हूँ जिसे मैंने वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मेरे पास दो डिजिट्स हैं विच इज़ जीरो वन, तो मैं उन दोनों डिजिट्स पर जाना चाहूँगा। तो यार अगर अब मेरे पास डिजिट है ज़ीरो है, तो मेरे पास सिंपल फार्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस किया था विच इज़ लाइक यू टाइम्स के एंड प्लस डी मॉड्यूलो के टू दी पावर n माइनस वन। मॉड्यूलो तो हम सिंपल वही करते हैं कि आउट हमारी क्या साइकिल में ही रहे सारी वैल्यूज़ को, एंड यू टाइम्स के प्लस डी करने से हमारे पास क्या होता है, अब जीरो वन पे हो एट आपने जीरो, आपने ये वाला फार्मूला देखा, हम वन वाले हमारा इंडेक्स होने वाला है, एंड लाइक वन टाइम्स टू एंड प्लस जीरो, तो आप क्या टू पे पहुँचते हो विच इज़ टू पे आप क्या वन जीरो वाले पे आ जाते हो, जब आप जीरो ऐड करते हो कैसे आप आ जाते हो, जीरो वन प्लस जीरो आपने ऐड किया तो जीरो वन जीरो हुआ हमारे पास वन जीरो विच इज़ लाइक सेकेंड नोड हमारे पास आया। तो उसी तरह से हम क्या स्लाइड, जब हम विंडो स्लाइड कर रहे होते हैं तो ये वाला तो हम काम कर रहे होते हैं, एक तरह से हम हर बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, हर डिजिट के हिसाब से हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू की वैल्यू को, दैट्स वाई। और उसके बाद डी की वैल्यू अगर मेरे पास वन होती है तो वन टाइम्स टू प्लस वन करके मैं क्या थ्री पे चला जाता हूँ, जो कि मेरा बाइनरी होता है नोड थ्री। हम ऊपर भी देख चुके हैं जीरो वन प्लस वन आप करते हो, सो दैट्स जीरो वन वन, और हम लास्ट के दो डिजिट्स को चाहते हैं तो जीरो वन वन, ये क्या हमारे पास थ्री आ जाता है। हम सिंपल यहाँ पर क्या है लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अपनी क्या है, क्योंकि जब हम क्या है विंडो में भी काम कर रहे होते हैं तो हम क्या है लेफ्ट शिफ्ट ही तो कर रहे होते हैं तो आगे। तो अगर आप किसी यू नोड पर हो, आप अगर वी चाहते हो, मतलब कि जो भी मेरे पास वी नोड्स होंगे हम मैं किस नोड पर हूँ तो मैं कहाँ से आया, मेरे पास अगर यू होगा तो मैं उससे कैलकुलेट कर लूँगा मेरे डी की मदद से। तो मेरा वी कैसे कैलकुलेट होगा, विच इज़ सिंपल दिस फॉर्मूला यू टाइम्स के प्लस डी मॉड्यूलो के माइनस के टू द पावर n माइनस वन। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, काफ़ी सारी ग्राफ की प्रॉब्लम्स में यूज़ हो जाता है जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है कि यार हम एक्चुअल में कोई नोड जो है हमारे वो किसी स्ट्रिंग को या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर हमें उनकी एज सच ज़रूरत
नहीं है, हमें एज में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी हमें क्या ज़रूरत होने वाली है। तो हम उनकी एज की वैल्यू को, जो डिजिट की वैल्यू है, वो तो हम अपने पेयर में स्टोर ही कर रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट और डिजिट को स्टोर कर रहे हैं जब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको नीचे और अच्छी तरह से समझाऊंगा। हम बस उसके थ्रू क्या है आगे ट्रैवल कर रहे हैं कि हम इस तरह से ग्राफ ना बना के इस तरह से बना लेते हैं कि उन सभी नोड्स को 0 टू k तक में हम रिप्रेजेंट करके 0 to k⁻n−1 में हमने क्या रिप्रेजेंट करके उन्हीं नोड्स को हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट नोड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर समझने की चीज़ आती है यार, ठीक है मुझे पता लग गया, मैंने ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट कर लिया और मुझे ये भी चीज़ समझ में आ गई कि मैंने ग्राफ क्यों कंस्ट्रक्ट किया। और ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के बाद फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे क्या यूलेरियन सर्किट कैलकुलेट करना होगा। तो यूलेरियन सर्किट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एल्गोरिथम होती है, हाई हॉल्जर्स हमारे पास एल्गोरिथम होती है, काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है। इसी तरह के ये यूलेरियन सर्किट और यूलेरियन पाथ्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आती है। मेल डिलीवरी जो प्रॉब्लम हमने पीछे देखी थी, मैंने उसमें ये एल्गोरिथम आपको नहीं समझाई थी, सिर्फ मेन रीज़न वही था क्योंकि मैं ये वाली प्रॉब्लम में आपको समझाने ही वाला था ऑलरेडी। एंड उस वाले में हमने क्या है थोड़ा सा मॉडिफाइड डीएफएस देखा। मॉडिफाइड डीएफएस देख के यार क्या हमें एक जर्नलाइज अप्रोच समझ में आता है कि यार ठीक है, और वो अगर आप इस लेवल के प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो वो अप्रोच ज़्यादा सूटेबल हो जाता है कि आप एल्गोरिथम्स के भरोसे ना रहो, आप उस तरह से मॉडिफाई करके चीज़ों को समझ पाए। तो यार हाई होल्जर्स एल्गोरिथम में देखते हैं, हाई होल्जर्स एल्गोरिथम में हमारे पास किस तरह से काम होता है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल डीएफएस होता है आप वही करोगे, आप स्टार्ट करोगे किसी भी नोड से ज़ीरो से, क्योंकि हमारे पास n-1 कॉपीज़ है फर्स्ट अल्फ़ाबेट की कैरेक्टर की। हमारे पास n-1 कॉपी, n-1 स्ट्रिंग सी तो हमारे पास सारे नोड्स में स्टोर्ड है, तो वो उसे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम कीप वॉकिंग करते हैं जब तक कि हमें कोई भी अनयूज्ड आउटगोइंग एजेस मिल रही होती है। सिंपल यार, डीएफएस से जब तक भी हमें कोई अनयूज्ड एज मिल रही है तब तक हम क्या ट्रैवल करते रहेंगे डीएफएस में, डीप जाते रहेंगे। और जब भी हमें स्टक हो जाता है कि मतलब यार इस पॉइंट पे अब मुझे मतलब कि मैं अब किसी एज पे जाता हूँ और अब उससे मैं किसी भी एज पे नहीं जा सकता, उससे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, जो कि कोई भी अनयूज्ड आउटगोइंग एज नहीं है। वर्ड इज अनयूज्ड आउटगोइंग एज। सिंपल यार डीएफएस में हम क्या देखते थे कि अनयूज्ड कोई हमारे पास नोड है या नहीं है, कि कोई नोड अनविजिटेड है। इसमें हम क्या एजेस की बात कर रहे हैं, तो अनयूज्ड आउटगोइंग एज की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे में हम पहुंच जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्टैक का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में। तो उस स्टैक में आप क्या बैक ट्रैक कर लो और बैक ट्रैक करके पुराने वाले नोड पर आ जाओ। बैक ट्रैक करते वक्त क्या उसे अपने क्या स्टैक में डालते रहो, और लास्टली हम क्या अपने सर्किट में क्या उन्हें आंसर्स को स्टोर कर लेंगे। लाइक सिंपल से यहाँ पे चीज़ आती है, when stuck reverse and back add node batches labels to the circuit in the reverse order you finish, and after finishing reverse the recorded edge labels, that's the order to be appended। यहीं पे हमारे पास समझ में आती है, और ये हमारे पास क्लियर हो गया कि k⁻n-1 हमारे पास कैसा आता है। क्यों आता है यार, मेरे पास सारे जो नोड्स हैं उनकी स्ट्रिंग में मेरे पास क्या है, n-1 लेंथ की मेरे पास स्ट्रिंग्स होने वाली हैं। बट अब जब मैं यूलेरियन पाथ या यूलेरियन सर्किट करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, आप n-1 वाली स्ट्रिंग को लो और प्लस k⁻n जो भी मेरे पास एजेस है, k⁻n नंबर ऑफ एजेस है मेरे पास, उन सबको अपेंड करते चले जाओ। कि 0 को अपेंड किया, 1 को किया, 0 को अपेंड किया, 1 को किया, जितने भी मेरे पास हो सकते हैं मैंने उन सबको अपेंड किया। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ क्या आ जाती है, k⁻n प्लस n-1। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा ये वाला फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आ जाता है, k⁻n प्लस n-1 वाला। एंड दैट्स इट फॉर दिस। एंड ये हाई हॉल्जर्स एल्गोरिथम क्या सिंपल एल्गोरिथम है, आगे आपको कोड देखते ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। हम वही डीएफएस ही कर रहे होते हैं, हम एक नोड से स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब तक भी हम विजिट कर सकते हैं, हमें कोई भी अनविजिटेड एज मिल रही है तो हम विजिट करते हैं, जब हमें कोई भी नहीं मिलती है तो हम बैक ट्रैक करके वापस आ जाते हैं। सो दैट्स द सिंपल एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यहाँ पे समझना यार इसका थोड़ा सा अच्छा है, पर आपको समझना चाहिए क्योंकि आप इस प्रॉब्लम तक पहुँचे हो, तो यार आप वो चैलेंज लेने के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चैलेंज को। तो हमारा मेन फंक्शन आता है, C++ में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। एआई का ज़माना है यार, आप कुछ भी कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमारे पास होती है। उसके बाद मैंने क्या है यहाँ पे मैंने ये CSS के प्रॉब्लम सेट के हिसाब से की हुई है, वरना आप क्या करते, आपने इंट k, n आपने किया हुआ है, आप सिंपल करते सी इन विच इज़ k एंड n, आप दोनों को रीड कर सकते थे k और n को। बट अभी के लिए हमारी प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है, k की वैल्यू 2 हमें दी गई है, तो आप बस k की वैल्यू 2 को रखिए और आप n की वैल्यू को रीड करिए कीजिए, सिंपल। अगर आप जनरलाइज तरीके से करना चाहते हो तो आप k की वैल्यू भी आप ना चाहे रीड करना तो वो भी आप कर पाएंगे।
उसके बाद स्ट्रिंग में हम क्या है, डिब्राउन हमारा जो फंक्शन है उसमें के और एन की वैल्यू को पास करेंगे, और जो हमारी स्ट्रिंग वहाँ से रिटर्न होगी उसे क्या है फाइनली प्रिंट कर देंगे। मेन फंक्शन तो हमारा यही है डिस्कस करने का, हमारा डिब्राउन फंक्शन हमारा क्या होने वाला है। तो डिब्राउन फंक्शन हमारा क्या करेगा, वो सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ साइज के एंड स्ट्रिंग एन में जो भी हमारे होने वाले हैं उन्हें सबको करेगा। 36 सिम्बल्स हमारे पास होने वाले हैं, 0 to N, 0 to 9 एंड A to Z हमारे पास जो भी सिम्बल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या वो अल्फ़ाबेट्स में स्टोर किए हुए हैं, 0 to 1 और Z तक हमारे पास, क्योंकि मैं क्या आपको जर्नलाइज तरीके वाले बता रहा हूँ। तो हमने क्या यार एक स्ट्रिंग में सारे अल्फ़ाबेट्स को स्टोर किया जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या सिंपल अपने एज केसेस आपने देखे यार, के की वैल्यू लेस देन या एन की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, या के की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है अल्फ़ाबेट के साइज़ से, मतलब कि के की वैल्यू आपको कोई 40 बोल दे तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो बस आप क्या एरर प्रिंट कर देते हैं। ये सिंपल क्या है, आपको सिस्टम डिज़ाइन वाले अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले और डीप लर्न सीक्वेंस या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती है वो उस तरह से पूछी भी जाती है, सो दैट्स वाई मैंने ये आपके लिए क्या एरर वगैरह यहाँ पर भी लिख दिया है। स्पेशल केस हमारे पास वही है, एन की वैल्यू अगर मेरे पास 1 हो जाती है तो बस आप सिंपल प्रिंट कर दो एन की वैल्यू 1 में, तो जो भी मेरे पास सारे अल्फ़ाबेट्स हैं आप उन्हीं सबको यूज़ करके अपना क्या वापस कर दो सिंपल। अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 है और अगर मेरे पास के की वैल्यू 4 भी होती है लाइक 0 1 2 3, तो बस यही मेरा आंसर हो गया 0 1 2 3, इससे ज़्यादा छोटी स्ट्रिंग कभी आ ही नहीं सकती और इसमें क्या सारे सब स्ट्रिंग्स उसके आ रहे हैं। सो दैट्स वाई जब एन की वैल्यू 1 हो तो वहीं पर आप सिंपल आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास। अब ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने वाली बात आती है तो स्टेप बाय स्टेप वही चलेंगे, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद वो हाई-होल्जर्स एल्गोरिथम लगाएंगे तो यूलेरियन पाथ कैलकुलेट करके, और यूलेरियन पाथ जो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद अपेंड कर देंगे अपने फाइनल आंसर को। सिंपल हमारा अप्रोच रहने वाला है। नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि की पावर n-1 से हम करेंगे। n-1 हम क्यों करते हैं, सबस्ट्रिंग के में n-1 वाली सबस्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो हमारे पाथ में हमारे पास एजेस में हमारे पास लेबल्स होते हैं उनकी मदद से हम अपेंड करते हैं अपनी स्ट्रिंग को बनाते हैं लास्टली। तो हमें क्या वो नोड्स को क्या यहाँ पे आपने सिंपल यार, क्योंकि हम के की पावर n-1 निकाल रहे हैं तो हम बस नंबर ऑफ नोड्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं यार, n की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही हो सकती है, तो यहाँ पे हमें क्या वो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वगैरह यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पावर्स में नहीं जाने वाली है यहाँ पे काम, तो बस हम यार सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे n-1 तक। आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद हमें यार यहाँ पर एक और फंक्शन, एक और वेक्टर की ज़रूरत होगी विच इज़ नेक्स्ट एज। नेक्स्ट एज ऑफ वी हमें ये बताएगा कि यार आउट गोइंग एजेस मेरे पास 0 to K आउट गोइंग एजेस होने वाली थी, 0 to K आउट गोइंग एजेस, अगर K की वैल्यू 2 है तो मेरे पास कितनी होने वाली है, लाइक 0 और 1 मेरे पास होने वाली है। तो हर नेक्स्ट एज में अगर मैं इससे ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ तो बस मैं वहीं पे रुक जाऊँगा। नेक्स्ट एज ऑफ वी मुझे यही बताएगा कि यार मैं वी से मैंने कितनी एजेस को ट्रैवल कर लिया है, मैंने एक को एज को ट्रैवल कर लिया, एक को नहीं किया, तो दैट्स लाइक द सिंपल थिंग हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट एज में आप क्या और भी हमारे पास हो सकता है, हमने वो स्टोर किया हुआ है जो भी हमारे पास के हमारे पास आ सकती है एजेस कि हमने कितनी अभी तक ट्रैवल कर लिया, वो स्टोर करके रखिएगा। कैसे यूज़फुल होगा वो आपको आगे क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए हमने क्या नंबर ऑफ नोड्स में वो रखा और सब जीरो है, अभी के लिए किसी ने किसी को विजिट नहीं किया। यहाँ पर ये सारा काम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में ग्राफ बनाएंगे नहीं, क्योंकि अब ग्राफ बनाने का कोई रीज़न ही नहीं बचा। हम क्या, क्योंकि हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम नेक्स्ट नोड को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और ये सिंपल एक फंडा होता है यार कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या आप इस तरह की प्रॉब्लम्स करते हो तो जिन चीज़ों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो तो उन्हें लाइक नेवर स्टोर देम। जिन भी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है उन्हें कभी भी स्टोर मत करके रखो। मतलब आप सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ते हो तो उस चीज़ों में ये चीज़ें आती है कि जब भी आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो तो आप उसे स्टोर मत करो। अब यहाँ पर हमने क्या है ग्राफ को इस तरह से पढ़ा है कि हम उसकी ग्राफ की सारी नोड्स को और जो नेक्स्ट नोड्स हमारी हो सकती हैं उन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप क्या उसे स्टोर मत करो, बस सिंपल हमारे पास ये काम होता है। तो कैसे स्टोर नहीं करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो हम क्या सिमुलेट करते हैं एक स्टैक ऑफ पेयर्स, हमारे पास स्टैक, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला हाई होल्स, जो हमारी एल्गोरिथम थी यूलेरियन पाथ को कैलकुलेट करने के लिए हाई होल्जर्स एल्गोरिथम, उसमें हम क्या स्टैक का यूज़ करते हैं, स्टैक में अपने क्या पुश करते रहते हैं नोड्स को। अब क्या उसमें आप नोड्स को भी पुश करो और जो भी हमने डिजिट्स यूज़ किए हैं उस पर्टिकुलर नोड में आने के लिए डिजिट्स यूज टू एंटर दिस नोड आप उन्हें भी स्टोर करके चलिए जिससे कि हम क्या आगे बढ़ पाएँ। स्टैक हमारा क्या पेयर है, पेयर क्लास है, क्योंकि हम नोड्स और डिजिट्स जिनकी मदद से हम इसमें आए हैं हम दोनों को स्टोर करके चल रहे हैं। उसके बाद हमने स्टैक में स्टार्टिंग में पुश कर दिया 0, -1 को।
मैं आपको दिखा देता हूँ। 0,-1 हमने पुश किया। 0 हमारे पास क्या था, फर्स्ट नोड, जीरो नोड था, लाइक 0 1 हमारा फर्स्ट नोड था, 1 0 मेरे पास क्या सेकंड नोड था, एंड 1 1 क्या है मेरे पास थर्ड नोड था। सिंपल ये क्या हम स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या 0,-1 को क्या अपने स्टैक में पुश कर दिया है। स्टैक में 0,1 को पुश करने का सिंपल रीज़न यही था। इसे थोड़ा सा कि नीचे ले आता हूँ मैं। हम क्या अपना वो देख लेंगे, जो मेरी ये हमारी हाई हॉल्जर्स एल्गोरिथम है, इसे देख लेंगे कैसे ये कैलकुलेट करने वाले हम। तो मेरा स्टैक हुआ, स्टैक में मैंने क्या 0,-1 सबसे पहले डाल दिया। 0,-1 में मैंने डालने के बाद आप क्या करो, स्टैक हमारा हुआ, उसके बाद स्टैक में पुश किया हमने। उसके बाद सर्किट डिजिट्स है जिसमें हम फाइनली आंसर स्टोर करने वाले हैं, और ये रिजल्ट आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, वरना इनकी कोई नीड भी नहीं है। हाई होल्जर्स एल्गोरिथम लगाते हैं, हम अपने स्टैक में घुसते हैं, जब तक भी मेरा स्टैक ये वाला एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं काम करूंगा। और मैं क्या है वी को कैलकुलेट करता हूँ। मैंने वी को निकाला, विच इज़ वी इज़ ज़ीरो, मेरे पास यहाँ से ज़ीरो आया। जो भी मैंने पुश लिया था उसमें फर्स्ट में से मुझे ज़ीरो आता है, उसमें से मेरे पास -1 आ जाता है। अब मैं देखता हूँ यार नेक्स्ट एज ऑफ वी मेरा लेस देन के है, मेरे पास के की वैल्यू 2 है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, हर नोड से मैं क्या है, जैसे मेरे पास वी नोड आया तो मैं 0 पे जा सकता हूँ, मैं 1 पे जा सकता हूँ। तो मेरा जो मेरा नेक्स्ट एज है उसमें मेरे पास इस तरह से इंडेक्स है, लाइक 0 1 2 3, और मैंने सब में स्टोर किया हुआ है कि वो अभी तक किस किस कितनी चीज़ों को वो ट्रैवल कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एज ऑफ वी मेरा 0 है, तो मैंने अभी तक किसी को भी ट्रैवल नहीं किया, तो के की वैल्यू मेरे पास के से कम ही है, के की वैल्यू क्योंकि 2 है। तो हम क्या है एक अनयूज्ड आउटगोइंग एज को यूज़ करेंगे जिसको हम लेबल किया है डी। लेबल क्या है डी, आप देखो यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसी के हिसाब से क्या हम अल्फ़ाबेट से वैल्यू को उठाएंगे। तो हमने क्या यहाँ से डी को लिया विच इज़ नेक्स्ट एज ऑफ वी, से हमारे पास डी की वैल्यू 0 आ गई, और हमने इसे क्या है यहाँ पर 1 कर दिया कि हमने क्या है एक एज को यूज़ कर लिया। सो डी की वैल्यू हमारे पास 0 हुई, 1 एज हमारे पास 1 हुआ कि हम क्या 0 वाली नोड पर जाने वाले। उसके बाद यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, जो हमारा फंक्शन था, लाइक वी टाइम्स के प्लस डी मॉड्यूलर नंबर ऑफ नोड से। उसके बाद स्टैक में पुश कर दिया उस नए नोड को। तो यू कॉमा डी को हमने क्या पुश कर दिया, यू कॉमा डी को हमने पुश कर दिया। दैट्स मीन हमारे पास यू कॉमा वी से हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लाइक आप जीरो वाले से देखते हो तो जीरो ही हमारे पास दोबारा से आ जाता है, लाइक वी टाइम्स के 0 टाइम्स 2 + 0 इज़ लाइक अगेन हमारे पास जीरो आ जाता है। 0,0 हमारे पास क्या है नई एज आ जाती है। अब फिर 1 वाले से आप कैलकुलेट करते हो, आप तो आप के पास 1 वाले से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1 टाइम्स 2 + 1 यहाँ से आता है, विच इज़ लाइक 2 + 1 3। तो आप मतलब क्या थर्ड वाले पे चले जाते हो। दैट्स वाले इस तरह से हम क्या है अपने क्या है इसे वेक्टर को फुल स्टैक को फुल करते चलते हैं। और जब भी हमारे पास नेक्स्ट एज ऑफ वी कम हो गया, मतलब कि यार के की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 हो गई एक तरह से, तो मैंने क्या है जीरो वाले से सारी एजेस जो भी मेरी थी, जो भी मेरी अनयूज्ड एजेस थी, वो मैंने सारी क्या यूज़ कर ली। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि यार आप अब यूज्ड एजेस के मतलब कि अब कोई भी अनयूज्ड एज मेरे पास नहीं बची है, तो अब क्या स्टैक में से पुश पॉप करो, और अपने क्या है अगर वो -1 नहीं है तो बस अपने सर्किट डिजिट्स में क्या है अपना पुश बैक कर लो, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसे आप क्या पुश बैक कर लो, क्योंकि हमें क्या है डिजिट्स ही चाहिए। डिजिट्स क्या है वो लेबल हैं जो भी हमारे क्या एजेस पर है, तो आप क्या अब उसे क्या अपने वापस आते वक्त स्टोर कर लो। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा एल्स वाली कंडीशन भी। हमने क्या है जब हमारे पास कोई भी अनयूज्ड एज नहीं बची, अनयूज्ड एज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट एज वाले से निकाल लो। नेक्स्ट एज में हम क्या है सबकी स्टोर कर रहे हैं कि यार मैं किन किन एजेस पे जा सकता था, मैं 0 to k-1 पे जा सकता था, तो मैंने क्या 0 1 2 3 से स्टोर कर रहा हूँ। अब मैंने एक निकाल ली तो मैंने उसे फिर 2 दे दिया, और वहाँ से अपने क्या लेबल आ गया, मेरे पास D1 आ गया। इस तरह से क्या मुझे पास लेबल आ जाते हैं, और उससे क्या मैं नेक्स्ट वी और यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, अपनी नेक्स्ट एज को कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अपने स्टैक में पुश करता रहता हूँ। और फिर जब मुझे नहीं मिलता है कुछ नेक्स्ट एज ऑफ वी से मैंने देखा, तो मैं क्या अपना उसे पॉप करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ, उसे अपने सर्किट डिजिट में डालता हूँ कि अब ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो गया, और देन आई जस्ट बैक ट्रैक। हाँ, तो लास्टली हम देखते हैं कि अब जब मेरे पास सर्किट डिजिट्स आई, हमने उसे रिवर्स कर लिया क्योंकि हमने क्या बैक ट्रैक करते वक्त आंसर निकाला था। तो अब जो भी मेरे पास पाथ आया, ऑलरेडी कुछ भी पाथ आ सकता है, बड़े पाथ्स हैं यहाँ पे, अब उन्हें क्या आप रिवर्स कर दीजिए क्योंकि बैक ट्रैक करते वक्त हमने निकाला था, और फाइनल स्ट्रिंग को आप बिल्ड कर दीजिए। फाइनल स्ट्रिंग को बिल्ड करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग रिजल्ट हमने बनाई। रिजल्व आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं, वरना हमने क्या 0 to n-1 पहले निकाला और अल्फ़ाबेट में पुश किया हमारे जो 0 था।
ज़ीरो को पुश करने का मतलब वही है यार, आप हमने जो अभी हमारा स्टार्टिंग नोड था वो ज़ीरो ज़ीरो था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब डे की वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल ज़ीरो 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 कुछ और ऐसा भी हो सकता है। एन की वैल्यू अगर मेरे पास ज़्यादा होती है तो मैं क्या एक तरह से फर्स्ट नोड को तो मैं क्या एन माइनस वन लेंथ वाले को लूँगा ही लूँगा अपनी स्ट्रिंग में। तो मैं क्या अपनी रिजल्ट में सबसे पहले उसे पुश करता हूँ, जो मेरा फर्स्ट नोड होगा एन माइनस वन से, अल्फ़ाबेट ऑफ ज़ीरो में वो स्टोर्ड है। और उसके बाद मैं क्या है करंट डिजिट से अपने डी को क्या निकालता हूँ, डी में मेरे पास इंडेक्स है, और अल्फ़ाबेट ऑफ डी से क्या है जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आ सकती है मैं उन्हें ले लेता हूँ। हो सकता है आपकी डी की वैल्यू क्या है यार, ए बी सी डी में कुछ आ रही हो, तो वो अल्फ़ाबेट के इंडेक्सेस तो हमने स्टोर किए हुए हैं, क्योंकि हमारी के की वैल्यू 36 तक जा सकती है और वो यहाँ पे सारी स्टोर्ड है डी में करंट डिजिट्स में। तो आप बस उन्हें पुश कर देते हो, लास्टली उन्हें क्या प्रिंट कर देंगे। दैट्स वाई लाइक यार आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, के की पावर एन हमारे पास एजेस हैं एंड नोड्स हमारे पास इतने ही होने वाले हैं, सबको हम ट्रैवल करेंगे उन सारी एजेस पर जाएंगे, सो दैट्स वाई के की पावर एन हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास के की पावर एन माइनस वन आती है नेक्स्ट एजेस और नेक्स्ट एज काउंटर्स के लिए और आउटपुट के लिए हम स्टोर करते हैं, सो दैट्स वाई। एंड आई होप आपको यार सॉल्यूशन समझ में आया होगा। डिब्रॉन सीक्वेंस काफ़ी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाती है, एंड अगर आपको यार अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कुछ जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, कोई और प्रॉब्लम कोई और कॉन्सेप्ट। एंड यार आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इसमें। आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इंटरनेट पे कहीं और भी देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट इसके इम्प्लीमेंटेशंस आपको मिलेंगे। मैंने आपको एक जनरलाइज तरीके में बहुत अच्छी एक इम्प्लीमेंटेशन देने की कोशिश की है। एंड सो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।